हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने गांधी जी का जीवन परिचय और उसमें गांधी जी के जीवन परिचय में जैसे माता पिता का नाम है, उनका जन्म है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, शिक्षा उनकी कहाँ से हुई थी, कब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब वापस आए थे, कहाँ दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस की स्थापना की थी, कौन सा पत्र प्रकाशित किया था, कौन सी उनकी उपाधियां थी। उसके बाद चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जो आंदोलन किए थे उन्होंने, वो सब। उसके बाद उन्होंने कौन से आश्रमों की दक्षिण अफ्रीका में स्थापना की थी और कौन से आश्रम की इंडिया में आके स्थापना की है। और उनके जो और जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो सब देखते हुए हम लोगों ने उनकी बुक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम उनके पत्र और फिर आगे उनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, जिन थिंकरों ने जो लिखी हैं वो, और उसके बाद उनके विचार और किन व्यक्तियों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो गांधी जी हैं वो लगभग इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखेंगे अभी पत्र। तो गांधी जी ने कौन कौन से पत्र प्रकाशित किए हैं, तो यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीका में संपादन किया था 1903 में इंडियन ओपिनियन का, ये हमें ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी में कौन कौन से पत्र प्रकाशित किए हैं इन्होंने, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, तो ये ध्यान रखना है। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये है अंग्रेजी के पत्र। फिर हिंदी के हैं हरिजन सेवक और नवजीवन। इनमें काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन रहता है। जैसे हरिजन सेवक जो है वो हिंदी का पत्र है, हरिजन जो है वो अंग्रेजी का पत्र है, और हरिजन बंधु जो है वो गुजराती का पत्र है, गुजराती में लिखा हुआ पत्र है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में है हरिजन सेवक और गुजराती में है हरिजन बंधु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हिंदी का दूसरा है नवजीवन, तो ये हमें ध्यान रखना है। नवजीवन जो है वो मोरारजी देसाई ने 1940 में अंग्रेजी में भी इसे प्रकाशित किया है और गांधी जी ने हिंदी में लिखा था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गुजराती में। तो गुजराती में हरिजन बंधु जो है ये पत्र प्रकाशित किया था इन्होंने। और गांधी जी ने ट्रस्टीशिप को समुद्री तरंग का सिद्धांत भी कहा है। तो ये हम थोड़ा आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों कहा है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप को समुद्री तरंग का सिद्धांत। वो इसीलिए कहा है कि जैसे जो संपत्ति होती है, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति हो जाती है, तो वो जो है एक संरक्षक के रूप में कार्य करे, यानी कि जो संपत्ति है उसका वो मालिक ना बन करके एक संरक्षक के रूप में रहे, यानी ट्रस्टी के रूप में वो कार्य करे, और बाकी जो अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उस संपत्ति को जो है वो यूज करे, और उसके बाद जो है जो संपत्ति बच जाती है, जितना उसको चाहिए उतना वो निकाले, और उसके बाद जो संपत्ति बच जाती है वो समाज हित में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, यानी समाज में के हित में लगा देनी चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे जो समाज कल्याण के कार्य हो जाएंगे उससे, और वो मालिक ना बन करके एक ट्रस्टी के रूप में, एक संरक्षक के रूप में जो है वो उस संपत्ति का उपभोग करे। तो वो हो जाएगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी कि समुद्री तरंग का सिद्धांत। वो समुद्री तरंग की तरह जो है वो समाज कल्याण में उस संपत्ति को लगा देना चाहिए। यही था गांधी जी का समुद्री तरंग का सिद्धांत। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं उनके बारे में। तो गांधी जी से संबंधित जो अन्य विद्वानों की पुस्तकें हैं वो शंभू रतन त्रिपाठी, इनमें से क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से चाहे जीके वाले पोर्शन में क्वेश्चन आ जाए या फिर गांधी जी से जो टॉपिक लगते हैं, जो जहाँ पे गांधी जी लगते हैं वहाँ पे जो बुक्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। शंभू रतन त्रिपाठी ने लिखा है गांधी धर्म और समाज, शंभू रतन त्रिपाठी। ओके, नेक्स्ट है एन के बोस, स्टडीज इन गांधीज्म। एन के बोस ने कौन सी बुक लिखी है, स्टडीज इन गांधीज्म। स्टैनले जोन्स ने कन्फ्लिक्ट फिलोसफी गांधीज्म। स्टैनले जोन्स की है कन्फ्लिक्ट फिलोसफी गांधीज्म। बीपी सीतारमैया की बुक है गांधी एवं गांधीवाद, गांधी एवं गांधीवाद। किसकी है, बीपी सीतारमैया की। जेबी कृपलानी की बुक है द गांधीयन वे, द गांधीयन वे किसकी है, जेबी कृपलानी की। अब हम बात करते हैं के एम मुंशी के द्वारा गांधी जी
द मास्टर फ्लोवर द गांधी, गांधी जी द मास्टर फ्लोवर द गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है एट द फील ऑफ महात्मा गांधी, एट द फील ऑफ महात्मा, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। डॉक्टर जी तेंदुलकर की बुक है महात्मा गांधी ऑफ एम के गांधी, महात्मा गांधी ऑफ एम के गांधी। आगे देखते हैं। के जी मसरूवाला, तो इनकी बुक है गांधी द लास्ट फेज, के जी मसरूवाला की है गांधी द लास्ट फेज। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया की बुक है, जो कि हम लोगों ने पहले राम मनोहर लोहिया जब पढ़े थे हम लोगों ने, तब भी हम लोगों ने देखी थी। मार्क्स गांधी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, यानी कि उन्होंने समाजवाद और मार्क्स और गांधी के बारे में जो है वो इस बुक्स में लिखा है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी यानी कि इंडिया के मतलब इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की। द एसेंशियल गांधी एकनाथ ऐश्वर्य की है, द एसेंशियल गांधी एकनाथ ऐश्वर्य। तो इस तरीके से ये 12 बुक्स हैं और इनको काफ़ी अच्छे से हमें ध्यान रखनी है और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको दोबारा रिवाइज करेंगे हम लोग। शंभू रतन त्रिपाठी की है गांधी रतन और गांधी धर्म और समाज, एन के बोस की है स्टडीज इन गांधीज्म, स्टेनली जोन्स की है कन्फ्लिक्ट फिलोसफी गांधीज्म, बीपी सीतारमैया की है गांधी एवं गांधीवाद, जेबी कृपलानी की है द गांधीयन वे, के एम मुंशी की है गांधी जी द मास्टर फॉलोवर द गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर जी तेंदुलकर की है महात्मा गांधी ऑफ एम के गांधी। ओके, फिर है के जी मसरूवाला की गांधी द लास्ट फेज, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया की, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की, द एसेंशियल गांधी एकनाथ ऐश्वर्य की 1962 में लिखी थी। ओके, अब कुछ फैक्ट हैं जो गांधी जी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं इनको मतलब वो गोरे काले का भेद जो करते थे ब्रिटिश लोग, तो उसी में जो है वो ये मतलब आगे की सीट पे बैठ गए थे और वहाँ पर इनको जो है मतलब थर्ड क्लास में बैठने के लिए इनको बोला गया था। फिर जब ये नहीं बैठे थे तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर इनको स्टेशन में जो है वो रेल से बाहर फेंक दिया था। तो पीटर मेरिट बर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको बाहर फेंक दिया गया था। फिर है जब ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां जाकर भारतीयों के लिए इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। वो हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय सहायता के लिए। फिर 1901 में ये एक बार भारत भी आए थे और कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग भी लिया था। 1906 को जो है गांधी जी जोहान्सबर्ग में पहली बार जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग जो है वो इन्होंने किया था, ये हमें ध्यान रखना। और पहला सफल सत्याग्रह भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी का हुआ था, ये हमें ध्यान रखना। और वहीं पर इन्होंने 2 फर्म की स्थापना की थी जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था। एक तो फिनिक्स फर्म की स्थापना इन्होंने पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी। और एक टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। फिनिक्स फर्म जो कि 1904 में इन्होंने स्थापना की थी और टोल्स्टॉय की इन्होंने की थी 1910 में। जो मैंने आपको बताया था कि कोलना जो बाग थे उनके सहयोग से जो टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। 1906 में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो वो तो आएगा दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 1906 में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। ओके, यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो फिर वो कौन सा आएगा, चंपारण वाला 1917 वाला। ठीक है, जहाँ पर 3 कठिया जो पद्धति थी उसको समाप्त करके और गांधी जी ने जो है वो किसानों के हक में जो ये आंदोलन गांधी जी का सफल भी हुआ था। तो ये चंपारण 1917 वाला ध्यान रखना है हमें। तो इस तरीके से, और जो दक्षिण अफ्रीका में 2 फर्म की स्थापना की थी, फिनिक्स फर्म 1904 और टोल्स्टॉय फर्म 1910। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी के ऊपर प्रभाव, यानी कि गांधी जी के ऊपर किन किन लोगों का किस किस चीज का प्रभाव पड़ा था। जो जैन धर्म था उनका अहिंसा का सिद्धांत जो है वो गांधी जी ने जैन धर्म से लिया था। और ईसाई धर्म जो है
ईसाई धर्म से गांधी जी ने प्रवर्त प्रवचन, जिसमें बुराई जीतने की बात जो कही गई है वो ईसाई धर्म से ग्रहण किया है। थोरो जो थे उनसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का सिद्धांत जो 1930 में चलाया था गांधी जी ने, वो लिया था, दांडी यात्रा वाला, नमक्कर वाला। उसके बाद जो है रस्किन से इन्होंने, रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट, और अनटू दिस लास्ट का जो है वो गांधी जी ने बाद में इसको सर्वोदय के नाम से इस बुक को प्रकाशित भी किया था दोबारा। और एक है इनकी रस्किन की बुक क्राउन ऑफ ओल्ड ओलिव्स। तो गांधी जी इन दोनों बुक्स से और रस्किन की इन दोनों बुक्स से प्रभावित थे, और इन्होंने जो है इन दोनों बुक्स से क्या क्या लिया, यानी एक तो गांधी जी मानते थे कि एक व्यक्ति का हित सब व्यक्तियों के हित में सम्मिलित है, यानी कि एक व्यक्ति का हित सब व्यक्तियों के हित में सम्मिलित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, शारीरिक श्रम करने वाले का जीवन उत्तम है, यानी कि श्रम का जीवन, यानी कि गांधी जी मानते थे जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करेगा उसका जीवन उतना ही उत्तम होगा, यानी कि वह व्यक्ति उतना ही अधिक अपने जीवन में सफल होगा। और फिर वकील का कार्य का वही महत्व है जो न्याय के कार्य का है। तो इसका गांधी जी ने इसके ऊपर ये कहा था कि वकील का कार्य भी उतना ही महत्व है, जहाँ पर, यानी कि ये वही कहावत जो पहले की चली आ रही है कि जहाँ काम जो सुई आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता, वही बात गांधी जी ने कही कि वकील का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना न्यायिक का। जैसा कि हम सब जानते हैं गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी कभी ये नहीं कहते थे कि कौन सा वर्ण ऊपर है कौन सा नीचे है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, बट उन्होंने वर्ण व्यवस्था के किस तरीके से पक्षधर थे, वो ये कहते थे कि यदि समाज जो है वो ऐसे इन वर्गों में बंटा रहेगा, इन वर्णों में बंटा रहेगा, तो वो मतलब अच्छे से जो है वो अपने अपने कार्य कर पाएंगी। बाकी वो कभी ये नहीं कहते थे कि ये वर्ण उससे ऊपर है, ये वर्ण इससे नीचे है, ये कभी नहीं कहते थे वो। और वो ये कहते थे कि जो कार्य जिस वर्ण का व्यक्ति अपने कार्य को जितना बेहतर ढंग से कर पाता है उतना दूसरे वर्ण का व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाता। जो जानता ही नहीं वो उस कार्य को सीखेगा तभी ना करेगा। तो इसीलिए गांधी जी कहते थे कि जो व्यक्ति जिस कार्य से जुड़ा हुआ है, वो जिस अच्छे ढंग से जो कार्य कर पाता है वह दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। और इसी में गांधी जी ने कहा कि वकील का कार्य जरूरी नहीं कि हर जगह वकील का कार्य ही चलेगा, न्यायिक का कार्य भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक वकील का कार्य है। ओके, अब हम बात करते हैं अनटू दिस लास्ट। मैंने आपको बता दिया कि अनटू दिस लास्ट में गांधी जी को जो है गांधी ने सर्वोदय के नाम से इस बुक को द्वारा प्रकाशित किया था, रस्किन की बुक को। तो किन किन का प्रभाव हो गया, जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत, ईसाई धर्म का प्रवर्त प्रवचन जिसमें बुराई जीतने की बात की, थोरो का सविनय अवज्ञा का सिद्धांत, रस्किन का अनटू दिस लास्ट और क्राउन ऑफ ओल्ड ओलिव्स बुक से गांधी जी ने एक व्यक्ति का हित सब व्यक्तियों के हित में सम्मिलित है ये चीज ग्रहण की है। और शारीरिक श्रम करने वाले का जीवन उत्तम बताया गांधी जी ने, और वकील का कार्य का वही महत्व है जो एक न्यायिक कार्य का है। ओके, अब हम बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय से किस तरीके से प्रभावित थे। इनकी 3 बुक थी, गॉसिपेल्स इन ब्रीफ, व्हाट टू डू और द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, यानी कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यानी कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, जो आत्मा है वही ईश्वर है, जो तुम्हारी आत्मा अंतर आत्मा जो कहती है वही ईश्वर है। गांधी जी इसमें विश्वास करते थे और लियो टॉल्स्टॉय से इन बुक से गांधी जी प्रभावित थे। ओके, अब हम बात करते हैं गांधी जी के प्रमुख विचार। तो जो गांधी जी के प्रमुख विचार थे, जो गांधी जी के विचार थे उसमें जैसे धर्म और राजनीति संबंधी विचार सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो धर्म और राजनीति संबंधी जो गांधी जी के विचार थे उसमें सबसे पहले गांधी जी कहते थे कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाता है तो उस राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि जो राजनीति है वो धर्म के अधीन होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वो धर्म के समर्थक नहीं थे, वो किसी एक धर्म का कोई समर्थन नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो राजनीति है वो अगर धर्म से अलग हो जाती है तो राजनीति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो धर्म से अलग हुई राजनीति मृत्यु जाल बताते थे वो, और वो कहते थे क्योंकि वह आत्मा को मार देती है, इसीलिए धर्म विहीन राजनीति जो है वो एक मृत्यु जाल है। और साध्य और साधन की पवित्रता जो है उस पर विश्वास करते थे। और गांधी जी ये भी कहते थे कि जो राजनीति का संचालन है वो नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, और राजनीति का जो आध्यात्मिकरण है
वो किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी जो राजनीति के आध्यात्मिकरण की जो आवश्यकता है उसको भी मतलब अपने विचारों में इंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि धर्म और राजनीति जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। धर्म के अधीन जो राजनीति है वही राजनीति है, यानी कि राजनीति धर्म के अधीन होती है और धर्म से अलग हुई राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि वह आत्मा को मारती है। तो ये हुए गांधी जी के धर्म और राजनीति संबंधी विचार। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सत्य संबंधी विचार। तो जो सत्य संबंधी विचार हैं गांधी जी के, उसमें गांधी जी कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, यानी कि जो हमारी आत्मा है वही सत्य है। यदि सत्य नहीं होता तो ये जगत भी नहीं होता। गांधी जी इस तरीके से बोलते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी धरती माता है, वो सत्य पर ही टिकी हुई है और जो हमारी आत्मा है, जो अंतर आत्मा जो कहती है वही सत्य है। तो इस तरीके से गांधी जी दो प्रकार के सत्य की बात करते हैं, एक सापेक्ष सत्य, एक निरपेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य क्या होता है? सापेक्ष सत्य जो है वो मानव के लौकिक जीवन से संबंधित सत्य है, ये तो हम सब जानते हैं। और सापेक्ष सत्य ही निरपेक्ष सत्य का एक अंग है, ये हमें ध्यान रखना है। और सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ये मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। और फिर दूसरा हुआ निरपेक्ष सत्य। तो निरपेक्ष सत्य जो है वो शाश्वत सत्य है, ठीक है, और ये स्वयं का एक प्रमाण है, ठीक है। और यह सृष्टि का मूल अनश्वर जो प्रत्यय है वो है, मतलब इसका अंत नहीं है ये। और ये कहते हैं, गांधी जी कहते थे कि सृष्टि की सभी अवस्थाओं का एकमात्र कारण जो है वो निरपेक्ष सत्य को ही गांधी जी मानते थे। इस तरीके से गांधी जी दो प्रकार के सत्य की बात करते हैं, सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य। और गांधी जी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, आत्मा जो है वही सत्य है, हमारी जो अंतरात्मा बोलती है वही सत्य है, इस तरीके से। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अहिंसा संबंधी विचार। तो गांधी जी के जो अहिंसा संबंधी विचार थे वो दो प्रकार की, तो मन वचन और कर्म, यानी मन वचन कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ये गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार थे। गांधी जी कहते थे यदि एक विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ता है तो वो भी अहिंसा है, ठीक है। और यदि एक अध्यापक नहीं पढ़ाता है तो वो भी अहिंसा है, ठीक है। तो अहिंसा का जो नकारात्मक रूप है गांधी जी के अनुसार, वो कहते थे कि गांधी जी नकारात्मक रूप में वो कहते थे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हिंसा जो है उसमें अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो तो हिंसा का नकारात्मक रूप है। लेकिन सकारात्मक हिंसा भी होती है, तो वो ये होती है कि जैसे कि यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कोई गुरु अपने विद्यार्थी को डांट रहा है, तो वो है सकारात्मक हिंसा। तो जो सकारात्मक हिंसा है वो तो होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी, एक डर नहीं होगा, तो आगे का जो है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। उसके अंदर मतलब जहाँ एक सकारात्मक डर अगर रहता है तो अपने मतलब सही मार्ग पर व्यक्ति चलता है। तो इस तरीके से यदि स्टूडेंट को नहीं डांटा जाएगा, यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को सही गाइडेंस नहीं देंगे तो मतलब वो कैसे सफल होंगे, कैसे वो सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। तो इस तरीके से सकारात्मक हिंसा को गांधी जी सही मानते थे। और नकारात्मक हिंसा में ये आता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, जैसे किसी भी मतलब किसी भी तरीके की कोई हिंसा करना, किसी को मारना पीटना, कोई चीज़ हड़प लेना, तो वो हुई नकारात्मक हिंसा। ये गांधी जी कहते थे ये बुरी है, इसका सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई सी भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और फिर गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा जो है उसके 3 रूप बताते हैं, एक जागृत अहिंसा और एक औचित्यपूर्ण अहिंसा, एक कायरों की अहिंसा। तो जो जागृत अहिंसा है वो ये अहिंसा है कि हिंसा की क्षमता होने पर भी व्यक्ति जो है अहिंसा को अपनाता है, यानी कि जिस व्यक्ति में हिंसा की क्षमता है लेकिन फिर भी वो अहिंसा को अपना लेता है, तो ये जागृत अहिंसा है। और इसे वीरों का आभूषण भी गांधी जी मानते थे। नेक्स्ट औचित्यपूर्ण अहिंसा, तो ये परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जाने वाली अहिंसा है, यानी औचित्यपूर्ण नाम से स्पष्ट है कि परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जाने वाली अहिंसा। तीसरे है कायरों की अहिंसा, यानी कि भय के कारण जिस अहिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वो हो गई कायरों की अहिंसा। इस तरीके से गांधी जी कहते हैं अहिंसा संबंधी विचारों में कि अहिंसा जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का मन वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा है। और उन्होंने इसके अंदर अहिंसा में हिंसा और अहिंसा के रूप बताए हैं, हिंसा के 2 रूप बताए हैं, अहिंसा के 3 रूप बताए हैं।
ओके। अब हम बात करते हैं अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठ है, और इसके पक्ष में गांधी जी तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि मतलब जो अहिंसा है वो हिंसा से श्रेष्ठ है। वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसका प्रयोग सभी कर सकते हैं। यानी कि यदि हिंसा एक वृद्ध व्यक्ति के हाथ में एक डंडा दे दिया जाए और बोला जाए कि सामने वाला 25 साल का लड़का है और उसको मारना है, ठीक है, तेरे को उसकी पिटाई करनी है, तो क्या वो हिंसा कर पाएंगे? क्या वो उसको मार पाएंगे? वो तो वृद्ध व्यक्ति को मतलब वो कर देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन अहिंसा, यदि एक वृद्ध व्यक्ति को बोला जाए कि सामने वाले ने आपका नुकसान किया है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान किया है और आपको अनशन पे बैठना है, ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति भी 90 साल का व्यक्ति भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग सभी कर सकते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात को कि इसका प्रयोग सभी कर सकते हैं। किसका? अहिंसा का। हिंसा का नहीं कर सकते। दूसरा है निरंतरता। इसका प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, काफी समय तक किया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय तक अहिंसा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है अचेतन अज्ञात व्यापक प्रभाव। यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, उसमें व्यक्ति जो है वो कुछ समय के लिए इसका प्रभाव दिखाई देता है, कुछ समय के लिए इसका प्रभाव रहता है, लेकिन जो अहिंसा है वो दिमाग से की जाती है, तो इसका प्रभाव जो है अचेतन मन में यानी कि व्यापक समय तक रहता है। ओके। उसके बाद है ऐतिहासिक। जो पहले के लोग थे, यानी कि बहुत अगर प्राचीन समय की हम बात करते हैं तो जो आदिम साम्यवादी युग था उसमें जो व्यक्ति मतलब मांसाहारी थे, मतलब मांसाहार करते थे, जानवर खाते थे, ऐसे ही कच्चा भी खा लेते थे, मांस मदिरा सबका सेवन करते थे वो लोग, अब वो धीरे धीरे जो है वो शाकाहारी बन गए हैं। तो ऐतिहासिक और जो शाकाहारी बन गए हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो गांधी जी कहते हैं अंतिम विजय जो है वो अहिंसा की ही हुई है। यानी कि आज व्यक्ति मांसाहारी से शाकाहारी बन गया है, तो अंतिम विजय किसकी हुई? अहिंसा की। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है गांधी जी का? तो गांधी जी के विचारों में हमने धर्म और राजनीति संबंधी विचार देखे, सत्य संबंधी विचार देखे, अहिंसा संबंधी विचार देखे। अब हम बात करते हैं सत्याग्रह संबंधी विचार। तो सत्याग्रह संबंधी विचार गांधी जी के दार्शनिक आधार पर गांधी जी ने दिए हैं, ये हम सब जानते हैं। और सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सत्य के सहारे अपनी बात को मनवाना, अपनी बात पर अडिग रहना, वही सत्याग्रह था, ये हम जानते हैं। और तो सत्याग्रही की कौन कौन से गुण होने चाहिए एक सत्याग्रही में? सत्य बोले वो, अहिंसा के सहारे, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों की समानता, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण। ये 11 हैं। और मतलब 11 के 11 जो सत्याग्रही के गुण हैं वो काफ़ी सरल हैं, गांधी जी ने दिए हैं। और कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें सत्याग्रही का कौन सा गुण गांधी जी के अनुसार था, कौन सा नहीं था तो नहीं पूछा जाता, मोस्टली यही पूछा जाता है कौन सा इसमें गुण नहीं था। तो हमें ध्यान रखने हैं, सत्य होना चाहिए सत्याग्रही में, अहिंसा का सहारा ले, अस्तेय हो, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों की समानता, स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण। अब हम बात करते हैं सत्याग्रह के साधन। तो सत्याग्रह के साधनों में जैसा हम लोगों ने देखा था, गांधी जी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा 1930 में किया था, उपवास भी गांधी जी ने बहुत बार किया है, धरना भी गांधी जी ने दिया है। जैसे मिल मजदूरों वाले उसमें अहमदाबाद वाले में गांधी जी ने धरने का सहारा लिया था। हड़ताल, गांधी जी ने हड़ताल भी की है शांतिपूर्ण तरीके से। सामाजिक बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया था, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर भी गांधी जी ने काफी बार मतलब ये किया था। तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन से साधन हो सकते हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, धरना, हड़ताल और सामाजिक बहिष्कार, ये हुए सत्याग्रह के साधन। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हिजरत। हिजरत जैसे कि वो जगह खाली कर देना, यानी कि वहां से पलायन कर जाना, वो होता है हिजरत, ये तो हम जानते हैं। तो 1928 में जो बारदोली के लोगों को भी गांधी जी ने कहा था कि यहाँ से आप लोग पलायन कर जाओ, ठीक है। उसके बाद 1930 में जो बिलोरी की जनता है, वहाँ का शासक जो उनके ऊपर मतलब बिना मतलब के बहुत ज़्यादा कर लगा रहा था, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि आप यहाँ से हिजरत कर जाओ, यानी कि यहाँ से पलायन कर जाओ। तो 1928 का बारदोली और 1930 का बिलोरी की जनता को गांधी जी के द्वारा पलायन करवाना, यानी कि हिजरत करवाना। ओके, तो ये हुए सत्याग्रह के साधन। ओके, अब हम बात करेंगे गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों की। तो गांधी जी के जो राज्य संबंधी विचार थे उसमें उन्होंने 2 तरीके के राज्य संबंधी विचार बताए थे। एक तो विचारों में, राज्य के विचारों में सैद्धांतिक
और एक है व्यवहारिक। तो जो सैद्धांतिक है वो तो आदर्श राज्य की स्थापना करता है उसमें तो गांधी जी, और व्यवहारिक तरीके से उपादर्श राज्य की स्थापना करते हैं। तो जो आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं सैद्धांतिक तौर पर, उसमें है राज्य हिंसा पर आधारित संगठन है, आत्मविहीन यंत्र है, और राम राज्य की अवधारणा पर गांधी जी बल देते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से गांधी जी क्या कहते हैं कि राज्य हिंसा पर आधारित संगठन है और आत्मा विहीन यंत्र है, और राम राज्य की जो अवधारणा है उस पर गांधी जी सैद्धांतिक रूप से राज्य पर बल देते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखते हैं गांधी जी, तो उसमें उपादर्श राज्य की बात करते हैं, जैसे न्यूनतम राज्य। यानी कि गांधी जी का मानना ये था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन गांधी जी कभी ये नहीं कहते थे कि राज्य नहीं होना चाहिए या राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी कहते थे राज्य एक आवश्यक बुराई है और न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ राज्य को स्वीकार करते थे वो। तो यानी कि न्यूनतम राज्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, लोकतांत्रिक रूप की बात करते थे, विकेंद्रीकरण की बात करते थे, श्रम अनिवार्य की बात करते थे कि हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, नागरिक अधिकार की बात करते थे, वर्ण व्यवस्था की बात करते थे कि यदि वर्ण व्यवस्था रहेगी तो सारा समाज में सारे काम जो है वो संतुलित रूप से मतलब सुचारू रूप से चल पाएंगे। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की, जैसे कि वर्धा योजना में उन्होंने बताया, आगे हम डिस्कस करेंगे शिक्षा योजना में। और मध्य और गोवध निषेध की गांधी जी बात करते थे कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। और ये फैक्ट हमें बहुत ध्यान से मतलब याद रखना है कि गांधी जी सैद्धांतिक रूप से अराजकतावादी नहीं थे। क्यों नहीं थे अराजकतावादी? क्योंकि अराजकतावाद में जो है वो धर्म, निजी संपत्ति और राज्य है ना, इनका पूर्ण हस्तक्षेप होता है। ना तो गांधी जी धर्म किसी एक धर्म का मतलब प्रचार प्रसार करते थे, वो कहते थे कि धर्म और राजनीति दोनों एक साथ होनी चाहिए, दोनों जुड़ी हुई हैं। धर्म विहीन राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक मृत्यु जाल के समान है। तो इस तरीके से, और निजी संपत्ति यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्री तरंग का सिद्धांत उन्होंने कहा था इसको, ट्रस्टीशिप को। और उसके बाद राज्य को वो न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते थे राज्य की। तो इस तरीके से गांधी जी जो है वो अराजकतावादी नहीं थे। क्या थे गांधी जी? व्यवहारिक रूप से व्यक्तिवादी थे, क्योंकि वो अपने राज्य में न्यूनतम राज्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, लोकतांत्रिक की बात करते थे, विकेंद्रीकरण की बात करते थे, श्रम विभाजन की बात करते थे, नागरिक के अधिकारों की बात करते थे, और वर्ण व्यवस्था की बात करते थे, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात करते थे, और मध्य और गोवध निषेध की वो बातें करते थे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की। तो गांधी जी के जो राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार हैं, ये काफ़ी मतलब व्यापक रूप से उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे गांधी जी। और गांधी जी मानते थे कि जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वही मानव जाति की एकता के अनुरूप होनी चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम के रूप में ही हमें अपने जो है वो विचार रखने चाहिए, उसी के अनुसार हमें अपने कार्य करने चाहिए, उसी के अनुसार हमें अपने राज्य को चलाना चाहिए, उसी के अनुरूप जो है एक मानव जाति की मतलब एक अच्छी मानव जाति जो है वो समाज में पनप सकती है, और मानव जाति की एकता जो के अनुरूप ही कार्य जो है वो होने चाहिए। तो इस तरीके से गांधी जी के ये राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार थे। और गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे उनमें गांधी जी अपरिग्रह मतलब बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करना, श्रम अनिवार्य। गांधी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि रस्किन की जो बुक थी, रस्किन से उन्होंने कहा कि श्रम हर व्यक्ति को करना चाहिए, और जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है वो उतना ही अच्छा उत्तम जीवन जो है वो व्यतीत करता है। और औद्योगिकरण का उन्होंने विरोध किया था। वो कहते थे कि जितना अधिक मशीनीकरण का प्रयोग किया जाएगा, जितना अधिक औद्योगिकरण का प्रयोग किया जाएगा, उतना अधिक जो है वो बेरोजगार बढ़ जाएगा, लोगों को जो है वो कोई रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो वो छोटे छोटे उद्योगों पर बल देते थे, ना कि औद्योगिकरण पर बल देते थे। गांधी जी कहते थे कि औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, मशीनीकरण का न्यूनतम मतलब उपयोग करना चाहिए। हाँ, जहाँ जरूरत है उतना प्रयोग किया जाए, जहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर मशीनीकरण, औद्योगिकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाकी छोटे छोटे उद्योगों पर गांधी जी बल देते थे, और वो मतलब गाँव के उत्थान की बात करते थे गांधी जी, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है ट्रस्टीशिप का, मैंने आपको बताया कि सहयोग, सत्य, अहिंसा, संपत्ति, धरोहर, समाज के धरोहर की गांधी जी बात करते थे। और वो कहते थे जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति है वो उसमें से सिर्फ उतना मतलब भाग निकाले जितनी उसकी आवश्यकता है, और बाकी जो भी संपत्ति है जितना उसके पास धन है वो समाज के कल्याण के कार्यों में लगा देना चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो समुद्री तरंग का सिद्धांत जो विकसित हो जाएगा और समाज कल्याण में जो है
वो मतलब समाज का कल्याण हो पाएगा और समाज में व्यवस्था, शांति सुचारू रूप से जो है सभी व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध रहेगा और सभी व्यक्तियों का हित भी उसी में सम्मिलित है। ओके, अब हम बात करते हैं गांधी जी के सामाजिक विचार। तो वर्ण व्यवस्था, जैसे मैंने बताया, गांधी जी ने कहा था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो बुरी नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था समाज में रहेगी तो सारे वर्ण जो है वो अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे, अपना अपना कार्य अच्छे तरीके से, सही ढंग से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो उससे समाज का जो कार्य है वो काफ़ी, समाज की प्रगति होगी और समाज के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और एक अच्छी व्यवस्था के अनुरूप कार्य चलेंगे। तो इस तरीके से गांधी जी वर्ण व्यवस्था के जो है वो पक्ष में थे, जबकि जो अंबेडकर जी थे वो गांधी जी की वर्ण व्यवस्था से जो है वो असहमत थे। फिर है महिलाओं संबंधी विचार। तो गांधी जी कहते थे कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, महिलाओं को हर तरीके से हर फील्ड में जो है वो सम्मान रखा जाना चाहिए, उन्हें हर तरीके की जो है व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। लेकिन राजनीतिक रूप में, राजनीतिक भागीदारिता में गांधी जी के विचार थे महिलाओं संबंधी। उसमें गांधी जी कहते थे कि महिलाओं को राजनीति में मतलब कम से कम जो है वो लाना चाहिए, क्योंकि यदि महिलाएं राजनीति में आ जाती हैं तो वो एक मतलब अच्छे तरीके से अपने घर को नहीं चला पाएंगी और घर चलाने में महिला का बहुत अधिक योगदान होता है। तो गांधी जी ऐसा मानते थे। ओके, तो ये थे गांधी जी के महिलाओं संबंधी विचार। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना पर। तो जैसा हम सब जानते हैं, जो जाकिर हुसैन थे 1937 में, उन्होंने गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा योजना थी उसको वृद्धा योजना के रूप में जो है प्रस्तुत किया था, ये हमें जानते हैं। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे गांधी जी। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, सभी विषयों को शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो मतलब सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी विषय हो, सारे विषय इंक्लूड करने चाहिए। महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा। और उन शिक्षा जो है वो कुछ लोगों को दी जानी चाहिए। इसका मतलब था गांधी जी का कहने का कि सब लोग जो हैं वो उस शिक्षा के काबिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जब हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उतनी ही शिक्षा ले पाएगा आगे, मतलब नहीं तो वो टाइम खराब नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं जब पता लग जाता है कि ये उन शिक्षा मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है उसी में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा कैसा, मतलब इसका आईक्यू लेवल कैसा है और ये आगे जाके क्या कर पाएगा। तो गांधी जी का ऐसा मानना था। आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे जिनको मतलब जो प्राथमिक शिक्षा में बच्चे बहुत कम होते हैं और मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे चल के वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। गांधी जी कहते थे कि उन शिक्षा कुछ लोगों को दी जानी चाहिए और जो प्राथमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि आगे ये क्या कर पाएगा, तो उसी हिसाब से जो है उनको वहीं से जो है रख लेना चाहिए और उनके अलग से कार्य दे देने चाहिए जो अपने कार्य को करे और उससे समाज का हित होगा, समाज का कल्याण होगा। तो ऐसा गांधी जी मानते थे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी की अध्ययन पद्धति। तो गांधी जी की जो अध्ययन पद्धति थी वो वैसे देखें तो प्लेटो की तरह थी। गांधी जी की अध्ययन पद्धति, जैसे हम जानते हैं कि प्लेटो जो वेस्टर्न थिंकर है वो उनकी अध्ययन पद्धति भी निगमनात्मक थी और गांधी जी की अध्ययन पद्धति है वो भी निगमनात्मक है। तो गांधी जी की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक पद्धति के साथ साथ एक विशिष्ट आध्यात्मिक, अनुभवात्मक, प्रयोगात्मक पद्धति है, ये हमें ध्यान रखनी है। गांधी जी की अध्ययन पद्धति कैसी है? निगमनात्मक है और निगमनात्मक के साथ साथ विशिष्ट आध्यात्मिक, अनुभवात्मक है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है गांधी जी वो कंप्लीट हुआ और आगे की वीडियो में हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।